स्टार्ट न्यू ग्रामर। पहले नई ग्रामर करेंगे, फिर आपके डाउट्स लेंगे, फिर आपके सेंटेंस लेंगे, ठीक है। पहले एकदम फ्रेश न्यू ग्रामर। neue Grammatik. Ja, welche Grammatik nehmen wir? Okay. Haben wir relativ gelernt? Nein. Okay, dann nehmen wir Relativpronomen. Ja, we'll take relative pronoun. Relative. Relative. वैसे बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें अगर आई वी ई है और जर्मन में चेंज करना चाहते हो तो आई वी से हो जाता है। उससे याद आ गया, जैसे एक्टिव, एक्टिव, सी का के भी बनता है हालांकि, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो उसमें इंग्लिश वाले में तो आई वी ई होता है और जर्मन वाले में केवल आई वी। या करेक्ट। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, आप जस्ट यू कैन सिंपली ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग वोकैब इनटू जर्मन। तो इसको देख के याद आ गया, जैसे एक्टिव, वो इंग्लिश में तो एक्टिव होता है, हालांकि सी का ओके जस्ट अ मोमेंट, या आई शुड check it. Active, active, relative, productive, ना इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम लोग तो रिलेटिव प्रोनोमन पढ़ने वाले हैं आज। We will learn a new grammar, relative pronomen। फिर यहां तो इसलिए लिख दिया मैंने कि ये आई वी आ रहा है। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें आई वी ई आता है, और इंग्लिश वाला वर्ड देखते हो तो आई वी ई, जर्मन वाला देखते हो तो आई वी, और बहुत बार सी को के में चेंज करते हैं। और फिर एग्जांपल ध्यान में आए, एक्टिव, सर फिर बड़ी होगी स्क्रीन, फिर स्क्रीन बड़ी होगी सर। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, राइट। या इस तरह के वर्ड्स भी हो सकते हैं वो, प्रोडक्टिव, एक्टिव। आपको भी याद आ रहे हैं कुछ वर्ड्स? ओके, मे बी आपको लेकिन एक बार चेक जरूर करना है वेदर दिस वर्ड एग्जिस्ट इन जर्मन आल्सो और नॉट। सर कंजर्वेटिव स्क्रीन पड़ी, मे बी, या कंजर्वेटिव, या हो सकते हैं इस तरह के वर्ड्स। आपको एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा, है ना, कि कोई भी वर्ड मैं आपको लिखवाता हूं कभी और मान लो बोर्ड पे भी लिख दिया तो भी आप फ्री टाइम में उसको चेक कर लिया करो। सर हम तो आपके भरोसे हैं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी चेक कर सकते हैं हम लोग, कभी कभी चेक कर लिया। क्रिएटिव हो सकता है, अट्रैक्टिव, एडजेक्टिव खुद वर्ड है, या प्रेस्टिज, रिलेटिव, एडजेक्टिव, क्रिएटिव, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, पैसिव, पैसिव भी है सर। पैसिव खुद, यस, एक्टिव, पैसिव, ऐसे वर्ड्स हैं बहुत सारे। एक्चुअली ये ट्रिक आपको पता चलेंगी तो आपको अचानक से लगेगा कि आपके अंदर तो वर्ड पहले से ही थे। एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली मैंने, तो ऐसे बहुत सारे हजारों वर्ड हैं ऐसे, 5000 तो पक्के ही है, और आपकी वोकैब तो अभी टोटली मिला के 2000 नहीं होगी। समझ रहे हो आप? अगर आपकी इन वर्ड्स पे नजर पड़ जाए तो अलग से वो सीखना नहीं है, दे आर ऑलरेडी देयर, बस देख के मुस्कुरा देना है, अरे तुम भी यहाँ हो, बस, क्योंकि वो याद थोड़ी करना पड़ेगा। ओके, है, कम टू द पॉइंट। रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनोमन, जो रिलेटिव है इसको पूरा नाम है रिलेटिव प्रोनोमन। म्यूट करके रखो।
रिलेटिव को रिलेटिव प्रोनोमन बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनोमन, प्रोनोमन को प्रोनाउन। तो देखो मिलता जुलता ही वर्ड है ये खुद भी, प्रोनाउन प्रोनोमन। तो प्रोनाउन टोटल, प्रोनाउन भी कई तरह के होते हैं, यू ऑलरेडी नो। इसमें स्मीयर मतलब पर्सनल प्रोनाउन, यू नो रिफ्लेक्सिव, यू नो पोजेसिव, और ये चौथा रिलेटिव। तो 4 तरह के प्रोनाउन हमको पता चल चुके हैं। उनको 3 को मैं लिखूंगा नहीं, बस आपके रिमाइंडर के लिए बस यहां इतना सा लिख रहा हूं। ये हो गया इशमिशमियर, ये हो गया जिश वाला, एयर जिश जिश, ये पर्सनल प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन माइन डाइन, माइन डाइन जाइन, ये भी प्रोनाउन है, सब प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनोमन जो है उसकी भी हम लोग टेबल लिखेंगे। रिलेटिव प्रोनोमन में जनरली देखते ही आपको ये लगेगा ये टेबल तो आती है हमको, जैसे इंग्लिश जर्मन के जो कॉमन वर्ड है देख के लगता है ये तो आता है, ऐसे यहां भी आप देखते ही कहोगे ये तो वही है। der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, डेम डेयर dem। डेम डेम प्लीज। पहले से आता है आपको? पहली बात तो ये, यस सर। ये वो टेबल है ही नहीं, ये वो टेबल नहीं है, दिखती वैसी है लेकिन वो है नहीं ये टेबल। वो टेबल तो ये थी, der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den प्लस n। ये तो सर थी, ये भी तो वही है। इसमें डेनन है, आपने पे इसमें डेनन है, तो ज्यादातर डेनन। वैसी दिख रही है आपको, लेकिन ये वो नहीं है। बिकॉज ये जो अभी तक जो टेबल आपको पता थी, इस पूरी टेबल का मतलब था द, ये तो आर्टिकल की टेबल थी। इसका मतलब द नहीं है, इसका मतलब है हु, दैट, विच, whom, to whom। इसका तो मीनिंग ही अलग है। ये वो टेबल नहीं है, वो आर्टिकल की टेबल है, मिलती है इसलिए तो लिखा है दोनों को। मैं इसके लिखने की जरूरत क्या थी, धोखा मत खा जाना। मैंने लिखा इसीलिए कि सिमिलर दिखेगी आपको, इट इज डिफरेंट टेबल। ये रिलेटिव की टेबल है, वो आर्टिकल की टेबल थी। उसकी तो टेबल में अंगुली कहीं भी लगाओ आप, द पे टिकेगी, क्योंकि सबका मतलब ही द है। यहां पे तो मतलब हु, दैट, विच, सेपरेट है तो सेपरेट ही लिखते हैं इसको। डेम, डेयर, डेम, डेनन है ये सेम दिखता है, डेयर, दी, das, die, den, die, das, die। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डेटिव। इसका मतलब बता दिया अभी आपको मैंने, दैट, हु, विच, whom और टू whom, ये मीनिंग इसके हो सकते हैं। एंड इट इज रिलेटिव प्रोनोमेन। These words will be used as connectors। ये कनेक्टर की तरह काम में आएंगे। कनेक्टर का मतलब है देयर विल बी 2 sentences, 2 सेंटेंस होंगे ना। कनेक्टर का मतलब है देयर विल बी 2 sentences, एक नॉर्मल सेंटेंस होगा और दूसरे में रिलेटिव आएगा। बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, इसमें खास बात है क्या, वो किसको करना पड़ेगा, इशार है क्या?
तुषार होश में रहो, म्यूट रखो खुद को। तो एक सेंटेंस नॉर्मल और दूसरे में हम लोग रिलेटिव प्रोनोमन यूज करेंगे, ये सब रिलेटिव है। दे विल बी यूज्ड एज कनेक्टर, इसका मतलब है कोमा और इसके जस्ट बाद में आपका कनेक्टर, और कनेक्टर के केस में हम लोग वर्ब को लास्ट में लिख रहे हैं। यस, यहां भी वर्ब को लास्ट में होगी। एंड दिस विल बी conjugated according to the subject. It will be conjugated according to the subject. Subject relative भी हो सकता है, कोई और भी आ सकता है, हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस। राम ist mein Bruder, er studiert in Mumbai. राम मेरा भाई है जो मुंबई में पढ़ता है। जो, who, but normal sentences are, ये तो रिलेटिव बनाया मैंने। नॉर्मल सेंटेंस दो हैं, राम ist mein Bruder. Second sentence is Ram studied in Mumbai. Ram studied in Mumbai. दो सेंटेंस है, राम ist mein Bruder, Ram studied in Mumbai. First sentence we will keep for the time being as it is. इसको हम लोग अभी टच नहीं करेंगे, बाद में करके देखेंगे इसको भी। राम ist mein Bruder, दूसरे सेंटेंस में भी राम है क्या? हाँ है। तो दूसरे सेंटेंस में जो राम है उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर, मींस व्हिच इज अवेलेबल इन बोथ द सेंटेंस। हियर इज राम, देयर इज आल्सो राम। तो ये जो राम है इस सेंटेंस में इसकी औकात क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये मैस्कुलिन है, ये है इसकी मतलब हैसियत क्या है इसकी? ये मैस्कुलिन है और सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर, जो उधर भी है और इधर भी है, ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और उसके बाद में ये ढूंढना पड़ेगा कि ये इसकी हैसियत क्या है इस सेंटेंस में। इसकी हैसियत है डूअर की, एक्टर की हैसियत है इसकी दूसरे सेंटेंस में। सो यू नो इट इज मैस्कुलिन एंड इट इज accusative. If it is masculine accusative, you have to check in the relative. रिलेटिव में देखना पड़ेगा आपको। Den नहीं है, ये तो नॉमिनेटिव है। देर होगा, राइट, क्योंकि राम स्टूडियड इसमें सब्जेक्ट की तो है। तो रिलेटिव में हम देखेंगे मैस्कुलिन और सब्जेक्ट, तो मैस्कुलिन और सब्जेक्ट तो इधर है, तो हम लोग जो यहां पे राम था उसको हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे डेयर इन मुंबई स्टूडियड। यस, स्टूडियड। या वर्ब तो लास्ट में आएगी, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, बट वो देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है कहां सेंटेंस में। सपोज द सेंटेंस इज Raju is in their party. Is Kenain. Is Kenain. चले मत जाना, एक बार ध्यान से यही देखना है। उबासी की आवाज आई किसी की, जय हो उसकी। सो राजू इस्ट इन देयर पार्टी, राजू पार्टी में है, आई नो हिम। सेकेंड सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या है? हिम, राजू इन सर। तो यहां राजू है, यहां राजू कहां है? ये है राजू इन। तो हम सेकेंड सेंटेंस में उसको ढूंढेंगे जो फर्स्ट में भी है, तो वो इन है। और जैसे ही आप इन देखते हो तो आपको पता ही है ना, ये तो राजू है, मतलब मैस्कुलिन है एंड accusative. यस, मैस्कुलिन accusative. सो उसको हाईलाइट करके, उसको फाइंड आउट करके विल सी इन रिलेटिव प्रोनोमन। मैस्कुलिन accusative क्या होगा? देन। यस, तो राजू इज इन देयर पार्टी, देन इज Kenneth.
राम kocht super. Ich helfe राम। यहां तो राम है, वहां भी राम है, बट Yes, sir. उसकी क्या हैसियत है? दाटिव है ये दाटिव है, बिकॉज Yes, sir. हेल्फन Dative के है। बाद आ रहा है, तो हेल्फन के बाद आ रहा है, मतलब ये मैस्कुलिन दाटिव, दाटिव है डेम। डेम तो डेम डेम होगा। Damn. राम Damn. ऊपर डेम इश हेल्फे। according to the relative you have to see sentence। आपको दोनों फैक्टर देखने हैं, कॉमन फैक्टर और द ओरिजिनल वन। माइन फाटर वांट इमडोर्फ, माइने किंडर जूखन इन गेने। म्यूट करके रखो। सर प्लीज म्यूट करा दो सर। हाँ, म्यूट करके रखो भाई, डिस्टर्ब मत करो अनजाने में लोगों को। माइन फाटर वोंट इमडोर्फ, मेरे पिताश्री गांव में रहते हैं। माइने किंडर बेजुखन इन गैर्न, जिन्हें मेरे बच्चे खुशी खुशी विजिट करते हैं। सो कॉमन फैक्टर इज इन माइन इन। फाइटर मैस्कुलिन फर्स्ट अक्यूजेटिव। सेंटेंस मैस्कुलिन शाबाश। अक्यूजेटिव मैस्कुलिन अक्यूजेटिव। सो देन डेन देन माइने देन माइने किंडर गेरने बेजुखन। Sie ist meine Frau. Ich kaufe ihr Halskette. She is my wife. Ear. I'm purchasing Ear. her something. ईयर Halskette. जी G. इश्क First sentence is common. Now, what is common in second sentence? ईयर ईयर है सर। मेरी wife ये फेमिनिन Okay. दाटिव। feminine dative. So what should I write? Der ich kauf, der ich There. Halskette kauf. डेयर सर देयर डेयर इश हाल्सकेटे हाल्सकेटे काउफ है। काउफ। There is Halskette Kauf है, जिसके लिए मैं गले का हार खरीद रहा हूं। There is Halskette Kauf है। There ये दाटिव है, NVDA के हिसाब से कॉमन फैक्टर there is Halskette Kauf है। So in all these sentences we are trying to find out the right pronoun, that is relative pronoun। हम इनमें relative रिलेटिव pronoun ढूंढ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनोमन हम कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं। अब की बार एक सेंटेंस बनाऊंगा जिसमें आपको जोर आएगा। ओके, Ich kaufe ein Handy। पहले ये लिख देता हूं, किसी को मान लो दिक्कत आए तो। Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen। ये रिलेटिव है। Ich kaufe ein Handy
माइन, फ्रॉइंड, बेजुक्ट, मिश। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? इश Mish. चलो बनाओ। मिशेस बना लिया? बन गया? नहीं बना है इसमें, नहीं तो कॉमन फैक्टर। इसका बन ही नहीं सकता। आपने बना लिया, कॉमन अच्छा तो किया, कुछ नहीं है इसका सर बन नहीं इसमें। सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। बन गया? गलत बन गया वो, इसका बन नहीं सकता। यस, शाबाश। दोनों अलग अलग है। इसमें दो कनेक्टर है। मतलब इसमें हम दोनों अलग अलग सेंटेंस है। एक्चुअली हम रिलेटिव प्रोनोमन में वो ही ढूंढ सकते हैं जिसका आर्टिकल की पॉसिबिलिटी है। इसका क्या आर्टिकल होगा? एयर, एस जी का तो हम लोग सोच सकते हैं, बिकॉज देयर का एयर हो गया, दास का एस हो गया, और दी का जी हो गया। या प्लूरल हो तो उसको भी हम लोग प्लूरल के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन इश, डू, इनको इसमें कहां ढूंढोगे? कौन सा है डू? तो रिलेटिव प्रोनोमन उसी का बन सकता है जिसको आप मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल की कैटेगरी में डिवाइड कर सको। अदरवाइज यू कैन नॉट मेक इट। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। समझ गए? मतलब हम कॉमन फैक्टर तो देखते हैं, बट साथ के साथ वी शुड बी ऑल्सो इन द कैपेसिटी टू फाइंड आउट इन द टेबल। तो इश को तो इसमें ढूंढ नहीं सकते ना, तो ऐसों का नहीं बनेगा रिलेटिव प्रोनोमन। ओके, मैं पहले तो इसको मिटा दूं, इससे पहले कि कहीं और बना डालें इसका, क्योंकि इसका नहीं बन सकता। पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनोमन ये करेंगे, फिर आगे की स्टेज में चलेंगे, आएंगे, वहां भी पहुंचेंगे जहां आप सोच रहे हो। बट एक बार इसको फिनिश करते हैं हम लोग। जो रिलेटिव प्रोनोमन में हम लोग दो सेंटेंस बनाएंगे, राइट? पहली बात, दो सेंटेंस बनाएंगे, और दूसरी बात, सेकंड सेंटेंस में कोई ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे विच इज कॉमन ऑल्सो इन फर्स्ट सेंटेंस। यही तो करेंगे, और उसको हम इसमें ढूंढ भी सके, ये करना पड़ेगा हमको। समटाइम्स योर कॉमन फैक्टर जिसको ढूंढ रहे हैं, कोई पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। समटाइम्स इट कम्स विद द प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, राना ist mein Freund. Ich warte auf Rana. राना कोई मेल पर्सन है। राना ist mein Freund, फीमेल होता तो मैं फ्रेंडिन बोलता, राइट? तो पता तो चल गया मैस्कुलिन है। राना ist mein Freund, ich warte auf Rana। कॉमन फैक्टर क्या है? राना है कॉमन फैक्टर। राना। बट ये राना जो है, ये आकुजाटिव है कि नॉमिनेटिव की डाटिव? डाटिव। अकुजाटिव। डाटिव। नेसर डाटिव है। Dative. डाटिव है डाटिव आउफ की वजह से। वार्टन प्लस आउफ प्लस आकुजाटिव लेता है, ये फिक्स कॉम्बिनेशन से ये आकुजाटिव लेता है। कोई इसका लॉजिक नहीं है, यू हैव टू जस्ट लर्न इट कि आकुजाटिव लेता है। इश वार्टा आउफ राना, एंड राना जो है वो मैस्कुलिन है, तो रिलेटिव में क्या हुआ? देन होगा
Then accusative है. But if you say इसको मैं suppose in a sentence इसको मैं made them out of, तो ये तीनों मिला के एक ही चीज तो है ये. दिस इज वन एलिमेंट. प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में जो भी आता है वो प्रीपोजिशन के साथ चिपक जाता है. यू कैन नॉट सेपरेट इट इन दिस सेंटेंस. आप इसके बीच में कुछ और नहीं घुसा सकते. जहां भी आएगा एक साथ आएगा. यू कैन ब्रिंग इट इन द बिगिनिंग, नो प्रॉब्लम. ऑफ जो मिड डेम आउट ऑफ कॉमा एक साथ ही आएगा. ऐसे ही ये भी, इसको अलग नहीं किया जा सकता. ये अलग आ ही नहीं सकता. सो नाउ राना ist mein Freund, Komma, auf den ich warte. मतलब if there is a preposition with the relative pronoun, it will come together. You cannot separate it. One more example. सर एक बार दोबारा समझाना ये, या फिर किसी मैं- अदर एग्जांपल से. दोबारा समझाता हूं. Meine Kinder sind im Garten. Meine Kinder sind im Garten. Mein Vater spielt mit ihnen. ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने ये बोला, राना इज माइन फ्रेंड, ich warte auf राना. आई एम वेटिंग फॉर राना. तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में इफ यू सी द कॉमन फैक्टर जस्ट आफ्टर द प्रीपोजिशन, दे विल बी क्लब्ड. उनको अलग नहीं किया जा सकता. लाइक मिड डेम आउटो. मिड डेम आउटो अगर किसी सेंटेंस में आता है तो प्रीपोजिशन के साथ ये चिपक जाता है. ये साथ ही चलता है. फिर इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता सेंटेंस में. दिस इज ऑल टुगेदर वन एलिमेंट. सो इज द केस हियर. इट इज ऑल टुगेदर वन एलिमेंट. सो अब राना इज मैस्कुलिन, तो हमने मैस्कुलिन को आकुजाटिव किया तो ऑफ इन हो गया, ऑफ देन हो गया. ऐसे ही अब हम कॉमन फैक्टर क्या देख रहे हैं इसमें? Ihnen. Mit ihnen. Ihnen, sir. कॉमन है. Yes, sir. यस. Mit तो ये हो जाएगा मिट देनन, Mit denen. Mit denen. क्योंकि इसको सेपरेट किया नहीं जा सकेगा. और इनन जो है वो है डाटिव प्लूरल. डाटिव तो इसलिए क्योंकि मिट है, और इनन तो प्लूरल है ही. तो मिट देनन. Meine Kinder sind im Garten. Mit denen mein Mit- Vater, Mein Vater spielt. ja, Spielen. spielt. Spielt. सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा कॉन्जुगेशन. तो सब्जेक्ट तो इसमें फाटर ही है. मिट देनन. प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. बिकॉज प्रीपोजिशन इज नेवर नॉमिनेटिव. प्रीपोजिशन कैन बी ओनली आकुजाटिव और डाटिव. चाहे आकुजाटिव हो डाटिव हो, होगा तो ऑब्जेक्ट ही. तो वो डाटिव हुआ है यहाँ पे बिकॉज ऑफ मिट. सो मिट देनन. Mit denen mein Vater spielt. या रिस्टेश. हम लोग सीख क्या रहे हैं आज? रिलेटिव. Relative. Relative. Relative pronoun. relative pronoun. प्रोनोमेन. रिलेटिव प्रोनोमन कनेक्टर की तरह काम करता है. एंड द वर्ब कम्स एट द एंड. बट रिलेटिव प्रोनोमन इज नॉट ऑलवेज द सब्जेक्ट, बट समटाइम्स यस इट इज. कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. बिकॉज ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो है कहाँ सेंटेंस में, वो है कहाँ. तो ये जो पूरा का पूरा कबीला है, der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen. ये den प्लस n वाला नहीं है. पहले तो ये दिमाग में क्लियर कर लेना. ये रिलेटिव है. ये कोई आर्टिकल की टेबल नहीं है. ये रिलेटिव है. ये पूरा कबीला है.
हमको आइडेंटिफाई करना है सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या है। जैसे ही पता चल जाए कि ये है, उसको इस कबीले में ढूंढना है, उसका एड्रेस एग्जैक्टली है कहां। तो कभी वो यहां मिलता है, कभी यहां मिलता है, कभी यहां मिलता है, वो हमको चेक करना पड़ता है हमको, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द प्रीपोजिशन, कि वो है कहां। उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसमें अकुजाटिव है, केस दाटिव है कि क्या है। हम उसको जब पहचानते हैं तब तक तो रिलेटिव का कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले दो सेंटेंस देखते हैं और हम समझ जाते हैं, अच्छा यहां बैठे हो, ढूंढते हैं उसको, कहां बैठा है वो रिलेटिव कॉमन फैक्टर। ढूंढने के बाद में देखते हैं कि वो अकुजाटिव है कि दाटिव है। वो तो जहां है वहां है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर उसका एड्रेस यहाँ पता करके ले जाते हैं घसीट के उसको कि यहां है तेरी जगह, यहां से। ओके, मीरा ist intelligent. Sie studiert heutzutage in London. सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या है? जी यू आर राइट, ये जी है, यही मीरा है। बट इन रिलेटिव डी नॉमिनेटिव, यस नॉमिनेटिव मीरा is intelligent, die heutzutage in London स्टूडियट। जैसे ही आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि वो कहां है, उसके बाद में यहां से हटा देते हैं और वहां से लेते हैं उसको। समझ आ रहा है ना? टफ बिल्कुल नहीं है। बस हम तो दो सेंटेंस में ये देख रहे हैं व्हाट इज कॉमन। हम तो पहले सेंटेंस को छेड़ भी नहीं रहे, केवल इतना देख रहे हैं कि सेकंड सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या है और उसके हिसाब से यहां ढूंढते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें होगी। पहली बात तो ये है कि सेंटेंस दो हैं। ये यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि लैंग्वेज मोनोटोनस नहीं लगे। राम इज कमिंग, राम इज माय फ्रेंड, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। तो बार बार राम राम राम, तो कभी वो मोतीराम निकलता है, कभी वो सुरजा सिंह निकलता है, तो बार बार सुरजा सिंह ऐसे सुनने में थोड़ा इट डजंट साउंड सो गुड। नाम में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन वो बार बार रिपीट होता है कि सुरजा सिंह कॉम्ट होइट है, सुरजा सिंह इज वेरी इंटेलिजेंट, सुरजा सिंह, ये शाबाश सुरजा सिंह दाग इजेन, तो ये चुभने लगता है बार बार। तो हम लोग रिलेटिव की हेल्प से उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। सो ही इज माय फ्रेंड हु इज इंटेलिजेंट, तो हु इज ये कनेक्टर की तरह काम में आता है। सो एक चीज तो ये हो गई। वैसे तो आपको समझ में आ गया है, यहां पे रिलेटिव आ रहा है और यहां पे वर्ब आ रही है। इजी आ गया समझ में। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? कोई दिक्कत है तो पूछो। आ गया ना? एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक बार, अभी आपने बताया था प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल प्रोनाउन बोलते हैं वैसे उसको। मैंने ये बोला था कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन के साथ चिपक के ही रहेगा, अकेले को नहीं उठाएंगे, प्रीपोजिशन साथ जाएगी रिलेटिव के साथ। हमने अभी तक यही सीखा है कि दो सेंटेंस होंगे, सेकंड में जो कॉमन फैक्टर है उसको पहचान के रिलेटिव ढूंढेंगे टेबल में से, और जो भी होगा उसको उठा के यहां लाएंगे, और जो नॉर्मल वर्ब थी जहां भी थी उसको उठा के लास्ट में ले जाएंगे। ये किया है हमने। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के साथ में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसकी जोड़ी
हिलेगी नहीं, वो साथ साथ ही चलेगी। ये क्लब हो जाएंगे और साथ ही चलेंगे। ये इतनी बात की अभी तक, यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ओके, एक एग्जांपल और। यस प्लीज। जैसे इसमें प्रेपोजिशन है, इसमें हम प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि डाटिव है या एक्यूजेटिव है, प्लस द क्या कहते हैं उसका आर्टिकल देखेंगे। तो ऐसे केस जब प्रेपोजिशन आ जाएगी तो हम वर्ब को टोटली इग्नोर कर देंगे। हाँ, फिक्स कॉम्बिनेशंस में नहीं, वर्ब को और कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि इश्को में मिट इन, तो मिट डाटिव है तो उसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। या प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग मतलब चलेंगे, बिल्कुल। यस, लेकिन जो भी है प्रीपोजिशन डाटिव बना रही है तो डाटिव होगा, आकुजाटिव बना रही है तो आकुजाटिव होगा। वेक्सल में जो प्रेपोजिशन बना रही है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि उससे पहले कोई वर्ब या किसी चीज का कोई रोल रह जाता है, वो खत्म हो जाता है प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग। हालांकि वर्ब जो है वेक्सल में बहुत बार हेल्प भी करती है आपकी, और फिक्स कॉम्बिनेशंस में उसको लर्न करना पड़ता है। A2 में कुछ फिक्स कॉम्बिनेशंस हम लर्न करेंगे जहां पे कोई रोल नहीं रह जाएगा। ओके, राइट। सो मोस्टली 99% केसेज में वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा हमने अब तक सीखा है। ओके, डाटिव प्रीपोजिशन तो केस डाटिव, आकुजाटिव प्रीपोजिशन तो आकुजाटिव, और वेक्सल है तो वो देखते हैं हम लोग मोशन वगैरह। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ब और प्रीपोजिशन ऐसी होंगी जिसका रोल ही फिक्स रहेगा कि ये आए तो आकुजाटिव, ऐसे कोई कोई होंगी, वो लर्न करेंगे हम लोग। जैसे मैंने बोला वाल्टन आउफ, कोई बोल सकता है वाल्टन के साथ आउफ तो ठीक है, लेकिन इसको अपने आकुजाटिव क्यों किया? आपने तो A1 में ये सिखाया था कि आउफ के बाद में ये मोशन देखते हैं, ये डायरेक्शन देखते हैं, रब कहां गई वो मोशन डायरेक्शन? तो किसी किसी में वो काम नहीं आती, उसको लर्न करना पड़ता है एज इट इज। तो एक्सेप्शनल इस तरह की कुछ प्रीपोजिशंस हैं। तो लिस्ट है ये, प्रॉपर एक प्रॉपर लिस्ट है, मतलब जिनको कि इसको फिक्स याद करना पड़ेगा। करेक्ट, कुछ कुछ फिक्स है। ओके, अदरवाइज वैसा का वैसा ही है जैसा हमने अभी तक सीखा है, और वो लर्न कर लेंगे हम, डोंट वरी। सर जैसे रिलेटिव, हेलो सर, यस, जैसे रिलेटिव हम आकुजाटिव, नॉमिनेटिव और डाटिव डिसाइड सेकंड वाले वर्ब से करें या फर्स्ट वाले वर्ब से? देखो, दो सेंटेंस है यहां पे। ये एक सेंटेंस है अपने आप में कंप्लीट, ये सेंटेंस नंबर 2 ये अपने आप में कंप्लीट है। रिलेटिव में तो बाद में लेके आ रहे हैं इसको, पहले तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है ही। तो ये इसके हिसाब से होगा, ये इसके हिसाब से होगा, ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव इसके हिसाब से होगा, ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव इसके हिसाब से होगा। दोनों अपने आप में नॉमिनेटिव आकुजाटिव का जैसे भी डिसीजन लेते हैं वैसे लेते हैं। हम तो केवल इसमें से ये ढूंढते हैं कि उसमें ऐसा कौन है जो इसमें भी है, केवल इतना ढूंढते हैं हम लोग, जिसको हम रिलेटिव कह सके या जिसकी हेल्प से हम रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढ सके। ठीक है, ओके। दो तीन हेलो सर, या मैंने पूछा था अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन ना करूं तो फिर लाइक इनकरेक्ट होगा ये, अगर मैं रिलेटिव ना बनाऊं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिलेटिव नहीं बनाओ और जैसे कि जैसे हो वैसे के वैसे ही रहो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो हम लोग जर्मन सीख रहे हैं अभी, राइट, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। आप जर्मन ना भी सीखो तो दुनिया के फर्क नहीं पड़ता। तो सीख क्यों रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं ताकि जर्मन सीख के जर्मनी में सेटल हो जाएं या कोई जॉब मिले, बाकी किसी को फर्क थोड़ी पड़ता है। यहाँ पे आप अगर ये पर्टिकुलर रूल ना सीखो और इसके बिना जर्मन बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी एक एक चीज जो है बन बन के कई सारी चीजें हो जाती हैं, फिर वो पर्टिकुलर चीज हमको समझ में नहीं आएगी। या फिर मान लो सेंटेंस आप नहीं बनाओ, आप तो 2 बना दोगे, लेकिन आप फिर एक काम करना पड़ेगा कि जर्मनी में इस तरह का अपन को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा कि जर्मन्स में ना बनाएं। वो हम कर नहीं पाएंगे, और वो बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा।
इसलिए आप अगर ना भी बनाओ तो भी आपको सीखना इसलिए जरूरी है कि कोई बनाए तो आप समझो अच्छा रिलेटिव है, बस सीखना जरूर पड़ेगा। आप ना भी बनाओ इट्स ओके, आप तो दो अलग अलग सेंटेंस हर बार कह सकते हो, ठीक है, लेकिन सीखना पड़ेगा, बच नहीं सकते। लोग तो बोलेंगे प्रीपोजिशन कोमा लगने से पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है वो टोटली कंप्लीट है, सेकंड सेंटेंस जो है वो कोमा लगने के बाद उसमें डिसाइड होगा कि एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव क्या होगा। अभी मैं एक दो सेंटेंस और बनाता हूं, फिर अपन कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। Das ist mein Tisch. Ich habe ihn in Kolkata gekauft. What is common? In. ये जो इन है ये पहले सेंटेंस में क्या है? ओके, das ist mein Tisch। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि रिलेटिव और इसमें पर्सन ही हो, इसमें कोई थिंग भी हो सकती है। पहली बात तो ये, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि ये अपने आप में एक सेंटेंस है जिसमें जो टिश है वो नॉमिनेटिव है, लेकिन इस सेंटेंस में टिश नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है कि डाटिव है? Accusative. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव है कि क्या है, उससे उस टेबल के फर्क नहीं पड़ता। उसका एक्यूजेटिव होना इससे कोई रिलेशन नहीं है, उसका एक्यूजेटिव होने का रिलेशन तो उसमें जो वर्ब आई है उससे है। टिस इन इज टेबल हियर, बट ये एक्यूजेटिव हुई है इस काउफन वर्ब के कारण। आपका सेंटेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट में भी बन सकता है, पास्ट में भी, परफेक्ट में भी, वो तो कोई भी हो सकता है सेंटेंस। हमको तो केवल इसकी नब्ज पकड़नी है कि हाउ इट वर्क्स। फिर तो वो प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के बिना, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर, किसी में भी आएगा। बस हमको उसको यूज करने का तरीका सीखना है। अब अगर मान लो इसको मैं रिलेटिव में चेंज करता हूं तो फर्स्ट सेंटेंस विल बी सेम, das ist mein Tisch. Then ich habe in Kolkata habe. Then ich habe in Kolkata gekauft habe. मतलब लास्ट में तो कॉन्जुगेशन आएगा, जो कॉन्जुगेट हुआ है। तो कॉन्जुगेट तो गेट नहीं हुआ, कॉन्जुगेट तो हाबे हुआ है अकॉर्डिंग टू इश। देन इश इन कोलकाता या कालकुटा, ठीक है, कालकुटा नहीं लिखूंगा, नहीं तो कहोगे इसको क्यों बदल दिया। ओके, या हम बदलते हैं हालांकि, ठीक है। तो das ist mein Tisch, ich habe ihn, so den ich in Calcutta, जो कोलकाता, gekauft habe। समझ आ रहा है? ओके, Yes, sir. Maya ist meine Freundin। Ich vermisse sie sehr। माया मेरी फ्रेंड है, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। सेकेंड सेंटेंस में माया कहाँ है? Yes. So first sentence will remain same. Now comma. G को क्या लिखूं? D. Ich sehr vermisse. इसको नॉमिनेटिव हाँ, Das Kind hat meine Schokolade
Gegation. S. Läuft. Jetzt. Im Kreis. मतलब एक बच्चा है जो मेरी चॉकलेट खा गया और अब ये बच्चा घुमचक्कर हो रखा है, चक्री हो रखा है। चॉकलेट नॉर्मल नहीं थी, उसके बाद से चक्री हो रखा है वो। So das Kind hat meine Schokolade gegessen, das jetzt im Kreis läuft. तो ये जो S है वो das Kind ही तो है। Yes. Yes, sir. Okay. Relative pronomen. कुछ सेंटेंस रिलेटिव में आपको ऐसे दिख सकते हैं, मैं भी बदल रहा हूं। वैसे तो आपको आ चुका है रिलेटिव, आप यहां भी लॉक करके निकल सकते हैं, जाना मत एक बार बस। ओके, सो रिलेटिव तो आपको आ चुका है, बस हम इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। मर्जी हो तो उसको सीखना, नहीं मर्जी हो तो आंखें बंद करके वहीं बैठे रहना। लेकिन कुछ लोग रिलेटिव को ऐसे भी करते हैं, वो बोलते हैं das Kind hat meine Schokolade gegessen, और ये सेम ही तो है। तो एक तरीका तो ये है das Kind hat meine Schokolade gegessen, das jetzt Das Im jetzt Kreis läuft. läuft। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि आपने ये जो कट मारा है ना, बच्चे के लिए ही तो है ये दास। तो वो कहते हैं कि आप इतना दूर जाके कट मारते हो, इसको आप ऐसे करो das Kind, और फिर ये सेकंड वाला पहले लिख दो, das Kind das jetzt im Kreis läuft. jetzt im Kreis läuft, hat meine Schokolade gegessen। वो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो ना, ये बच्चा है ना जो घूम रहा है, इसी ने मेरी चॉकलेट खाई है। बच्चा जो घूम रहा है, जो घूम चक्कर हो रखा है, मेरी चॉकलेट खा चुका है। बच्चा जो, ऐसे बोलते हैं ना अपन कि आदमी जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा हुआ है ये पागल है, कहता कूदूंगा। ऐसे बोलते हैं ना अपन, आदमी सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ है, आदमी पागल है। दो सेंटेंस हैं, उसी को तो बनाते हैं। आदमी जो सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ है वो पागल है, बोलते हैं ना आदमी। आदमी जो, सीधा ही बोल देते हैं। हाँ, सीधा बोल सकते हैं। Der Mann macht Yoga, er ist gesund। इसको पागल नहीं बताएंगे। आदमी, ये आदमी योगा करता है, ये है हेल्दी है। अब आप, एक तरीका तो ये है der Mann macht Yoga, der gesund ist। कुछ लोग कहते हैं कि यार इसी चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, आप ऐसे ही बोलो ना, der Mann der gesund ist macht Yoga, the man, der Mann, वो कह रहे कोमा यही लगा दो ना, der gesund ist, फिर एक कोमा लगेगा लेकिन, macht Yoga। सर इसमें दो कॉमे लगेगा, एक डेयर मान के बाद और एक ये। Yes, the
फ्राउ tanzt gut, डी डी आ जाएगा। tanzt gut, तो इसलिए चक्कर में मत पड़ो अगर ज्यादा लग रहा है तो। Die Frau tanzt gut, sie ist Schauspielerin. Schauspielerin means heroine, actress. The lady is dancing good. She is heroine, actress. तो हम बोलेंगे रिलेटिव में डी फ्राउ डी टास्क गुड डी फ्राउ कॉमा डी इस्ट डी फ्राउ Schauspielerin ist टेस्ट गुड कॉमा tanzt gut. डांस गुड। ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। मोह राम मान है तो ओके, मोह नहीं करेंगे, अब लिखते मान है, बोलते मोहन है। मोहन hat die Prüfung B1 Prüfung bestanden. Er hat hart gearbeitet. Mohan has passed B1 exam. He has worked hard. पहले तरीके से बनाएंगे, फिर दूसरे तरीके से बनाएंगे। मोहन hat die B1 Prüfung bestanden. Der heart. Now Mohan, comma, Der gearbeitet hat die B1 Prüfung bestanden. दोनों तरीके से बना पा रहे हैं ना, आराम से बनेगा, दिक्कत नहीं है। अब ये कोई लाल किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपको कैसे बनाना है। आप जब सेंटेंस बहुत सारे देखोगे, ऑटोमेटिकली आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इधर सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रहा है, अपने आप ही आपको लगेगा कि कोमा यहां लगना चाहिए कि वहां लगना चाहिए। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, ओके, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मान लो आपके पास दो सेंटेंस हैं, तो अगर यहां पे आपको कोई नाउन दिख रहा है, यहां पे कोई नाउन दिख रहा है, पहली बात तो नाउन दिखेगा तो कोई नाम हो सकता है या फिर कोई मे बी कोई थिंग, कुछ भी हो सकता है। जनरली नाम के अलावा जो होगा उसका आर्टिकल होगा, जनरली तो ऐसा ही होगा। ऐसे केसेस में आप यही कोमा लगा दो। और अगर इश, डू, एयर, एस इस टाइप का सा मामला आए, मतलब प्रोनाउन आ रहा हो, तो यहां मत लगाओ, क्योंकि कैसे लगेगा बताओ, एयर, डेयर ऐसे लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब यहां पे अगर कोई डेफिनेट होता है जनरली, क्योंकि नाम तो वैसे डेफिनेट हो जाता है। राम, तो राम का मतलब तो कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो आप। रजिया, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात ही कर रहे हो आप जनरली। तो यहां पे आप जब स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कोमा लगने की यहीं पे।
अदरवाइज अगर यहाँ पे इश, डू, एयर, एस, जी इस टाइप का कुछ आ रहा है मामला तो यहाँ कोमा मत लगाओ। कैसे लगेगा फिर देखो आप, तो आपको अपने आप ही फीलिंग आएगी कोमा कहाँ लगाना है। राधा है सर ऐसे तो भी कोमा यहाँ, क्योंकि राधा फेमिनिन में काउंट कर रहे हैं अपन। राधा जो जयपुर में रहती है जर्मन सीख रही है, हो सकता है राधा दी इन जयपुर स्टूडियट लर्नड डॉइच, लग रहा है ना। लेकिन अगर ऐसे हुआ इश कहने राम इस्ट इंटेलिजेंट, तो इश्क थोड़ी लग जाएगा, नहीं लगेगा ना। पहली बात तो कॉमन दोनों में होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। उधर उधर तो इश है ही नहीं, तो बात ही खत्म होगी वैसे भी। तो यहां इसमें नहीं लग सकता, आपको अपने आप ही फीलिंग आएगी लग कहां सकता है। लेकिन मैंने बोला राधा, राधा जो कि, हाँ इस तो उस टेबल में ही नहीं मिलेगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, या सर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सेंटेंस नाउन से शुरू हो तो 3 कॉमा में बनाना है, अगर प्रोनाउन से शुरू हो तो 2 कॉमा में बनाना है। ऐसे मैं नहीं कह सकता, आपकी मर्जी हो वैसे बनाना है। लेकिन जनरली आप ठीक सोच रहे हो कि वो नाउन है तो अब रिलेट कर सकते हो ना, नाउन को रिलेट कर सकते हो। राजू जो सिकंदराबाद में रहता है, हाँ राजू, तो राजू तो नाउन है। द पेन विच आई हैव परचेज्ड इन जर्मनी इज वेरी एक्सपेंसिव, ये रिलेटिव का ही है। द पेन विच आई हैव परचेज्ड इन जर्मनी इज वेरी एक्सपेंसिव। अब इसमें 2 सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस है आई हैव परचेज्ड ए पेन फ्रॉम जर्मनी, और एक सेंटेंस है द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। देयर कूली इस्ट sehr teuer. Ich habe den Kuli in Deutschland gekauft. The pen which I have purchased. तो the pen पे कोमा लगा सकते हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। Der Kuli, कोमा इस कैसे आ सकता है यहाँ पे? यहाँ पे तो द पेन जो क्या वो पेन डेनिश। अब यहाँ पे डेनिश, अब कुली तो हट जाएगा, डेनिश। अब इसको फिनिश कर दो, डेनिश, In Deutschland gekauft habe. कोमा कोमा ist sehr teuer, ist sehr teuer. ist sehr teuer। ठीक है, ओके। Das Kind hat kleine Augen. Kleine Augen. Die Augen können sehr gut sehen. इसका बन सकता है क्या? कॉमन है क्या कुछ? Yes sir. Die Augen. Augen kommen. No, sir. Okay. So das Kind hat kleine Augen, Komma. Die. Augen तो नहीं लिखेंगे ना दोबारा? No sir. केवल रिलेटिव तो लेंगे, रिलेटिव तो उस टेबल में आंखें होती नहीं, तो केवल दी आएगा। Die. So das
Kind hat Hat kleinen Augen, kleine Augen, Komma die die sehr gut sehen können. अब यहां तो कोमा नहीं लग सकता ना, कोमा तो तब लगता है जब वही कॉमन फैक्टर भी होता कहीं, ठीक है। सो das Kind hat kleine Augen, die Augen können sehr gut sehen. हम लोग रिलेटिव प्रोनोमन सीख रहे हैं, ओके कुछ और सीखते हैं, फिर रिलेटिव प्रोनोमन में एक चीज और सिखाऊंगा बाद में। अभी ऑलरेडी मेरे को लग रहा है सर डेफिनेट के अलावा इनडेफिनेट नाउन्स को भी इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे माइन फाटर, हुडर या आइन फाटर, जैसे माइन फाटर आइनन हुंड फॉर एग्जांपल। यस सर। ओके देख लेते हैं। ओके तो ये डेफिनेट नहीं है ऊपर वाला, तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइन फाटर हार्ट eine Katze, कोमा डी रिलेटिव में Stichmark। सो ये तो बन सकता है। और इनडेफिनेट भी इसी तरह ही होएगा, जिस तरह ये है माइन फाटर के साथ आइन फाटर या आइन किंड हार्ट आइन कट से। हाँ बन सकता है, eine Frau wohnt in meiner Siedlung ich helfe ihr oft। एक लेडी रहती है हमारी कॉलोनी में, मेरी कॉलोनी में, मैं उसकी हेल्प करता हूं ऑफन। तो eine Frau wohnt in meiner Siedlung, आगे क्या होगा? सर ज़ीडलुंग का मीनिंग क्या होता है? कॉलोनी, कॉलोनी। Is this okay? हेलो सर। Yes. सर इसका WH टाइप मतलब सेंटेंस बना के बता दो। हेलो। W वर्ड से ट्राई करते हैं। Wer ist das Kind? Who is the child? Du besuchst es. So, wer ist das Kind, Komma, das du besuchst? क्या कोमा क्वेश्चन मार्क यहां लगा देंगे अपन। Where is das Kind, das du besuchst? Who is the child whom you are visiting?
हेलो सर। क्या सर अगर ये डब्ल्यू वर्ड टाइप सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में होता तो फिर टॉपिक का नाम बदल जाएगा, जो कि अभी आएगा। ये एक टॉपिक तो ओवर हो गया है। अब डब्ल्यू वर्ड सेकंड सेंटेंस में हो तो उसका जवाब दूंगा और टॉपिक बदलूंगा। मैं खुद ही सोच रहा था, आपने ले लिया इसको, तो अब मुझे लग रहा है कि वो कनेक्टेड ही है। सर एक तो ऐसे सेंटेंस है तो जिससे ना पता चल जाए कि इसका पड़ेगा किसका रिलेटिव नहीं बनेगा? रिलेटिव उसी का बनेगा जो इस टेबल में होगा। एक सवाल आया भाई कि रिलेटिव किसका नहीं बनेगा? फटकट इनका नहीं बनेगा। ये अपने आप ही लिखा गया है, नहीं। ओके, दे आर दी, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen। आप ज्यादा से ज्यादा क्या हरकत कर सकते हो? आप ये हरकत कर सकते हो, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। ये है। बस हम लोग ये देखेंगे कि रिलेटिव नहीं बनेगा कि बनेगा। आपको साथ के साथ ये सोचना है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, कि ये इसमें है क्या? नहीं है तो इसका नहीं। नहीं, नहीं ये है नहीं। तो इसका ये है इसमें। सर ये यस। हो सकता है सर, ये एयर एस जी तीन देयर। न्यूट्रल और फेमिनिन, तो मतलब इनका बनेगा। ये है इसमें। नहीं सर। Clear यस है क्या? प्लूरल। Clear? यस सर। प्लूरल नहीं है, यस। नहीं सर, क्लियर नहीं है। प्लूरल तो ये है, दे तो प्लूरल तो ये है। देखो, ओके। दी किंडर, वियर मेर, इसमें फर्क है। वियर में तो मैं खुद भी शामिल हूं, लेकिन मैं जब बोलता हूं चिल्ड्रन, बच्चे, मतलब वो बच्चे, दे तो यहां है। प्लूरल तो थर्ड पर्सन प्लूरल का तो बनेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल तो दे है। वो बच्चे हो सकते हैं, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो चेयर्स भी हो सकती है। प्लूरल तो हो गया ना, लेकिन उनमें मैं नहीं हूं। हम इसमें नहीं है, तो इसका नहीं बनेगा। तुम सब इसमें हो, नो सर, तुम हम सब नहीं नहीं हो, उसका नहीं बनेगा। आप हैं क्या इसमें? नहीं है। नहीं। नहीं है सर। इसका मतलब है कि सिंगुलर में ही, सी, इट है और दे है, इन्हीं का बनेगा रिलेटिव प्रोनोमन। राजू है क्या? हाँ राजू तो है क्योंकि मैस्कुलिन है। सीताराम, हाँ वो भी है क्योंकि वो भी मैस्कुलिन है। सीता, हाँ वो भी है क्योंकि वो फेमिनिन है। जिसको उठा के इससे रिप्लेस कर सकते हैं उसका बन सकता है, जिसको नहीं कर सकते उसका नहीं बन सकता। रिलेटिव नहीं बन सकता। सिर्फ थर्ड पर्सन का बन सकता है, फर्स्ट और सेकंड का नहीं बनेगा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का नहीं बन रहा, थर्ड पर्सन का बन रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये बढ़िया बोला आपने, ठीक है। होता है, उसकी बात अलग से करेंगे। अभी ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? यस एक और चीज करेंगे हम लोग, बस। आज आपको एक स्टोरी दूंगा, याद रखना। होमवर्क में एक स्टोरी दूंगा, थोड़ी सी भूल नहीं जाए हम लोग, वो इंपॉर्टेंट। ग्रामर, कल ग्रामर नहीं होगी तो इसलिए स्टोरी। हम क्वेश्चन बनाते हैं कुछ जो इनडायरेक्ट फ्रैग है। अभी किसी ने बोला भी था, A2 में हमारे पास एक इनडायरेक्ट। वैसे क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? कुल मिला के
टू जात फ्रागे और वे फ्रागे Das Frage, Sir, वे-Frage. Frage, War-Frage. दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक है जात्सफ्रागे और एक है वेफ्रागे। जात्सफ्रागे, जात मतलब सेंटेंस, मतलब एनी स्टेटमेंट कैन बी ए क्वेश्चन। अगर आप वर्ब उठा के पहले रख दो और वो अगर सेंस करता है तो शुड मेक सेंस, सेंस तो बनना ही चाहिए। Du suchst das Kind, ये तो स्टेटमेंट है। यू आर सर्चिंग द बेबी, इसको जात्सफ्रागे बनाना हो तो वर्ब पहले ले आएंगे Das Kind. Just do das Kind. Suchst du das Kind, ये हो गया जात्सफ्रागे। ओके, वेफ्रागे जिसमें डब्ल्यू वर्ड आए, वारूम suchst du das Kind, तुम बच्चे को ढूंढ क्यों रहे हो? वारूम suchst du das Kind? Das Kind. ये दो तरह के सेंटेंस हो गए, दो तरह के क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट इज जात्सफ्रागे एंड द सेकंड इज वेफ, बट दोनों के दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो तरह के हैं, एक जात्सफ्रागे एक वेफ्रागे। अब दोनों तरह के क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा ही तो बोल रहे हैं हम लोग, वारूम suchst du das Kind या फिर suchst du das Kind, सीधा पूछ रहे हैं। एक है घुमा के पूछना, इनडायरेक्ट तरीके से पूछना। जो भी जात्सफ्रागे है इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा ओब से बनेगा, ऑलवेज। जात्सफ्रागे का इनडायरेक्ट फ्रागे हमेशा ओब से बनेगा। और स्टार्टिंग में क्या आएगा? कुछ फिक्स स्टेटमेंट्स हैं जो आते हैं, फिक्स हैं वो स्टेटमेंट, जनरली वही आते हैं। कोई एक आध इधर उधर भी हो सकता है, बट मोस्टली वही आते हैं। Ich möchte wissen, kannst du mir sagen, weißt du, wer weiß, ich weiß nicht, wer weiß का मतलब है who knows, कौन जानता है। weißt du, क्या तुम जानते हो? kannst du mir sagen, ich möchte wissen, ich weiß nicht। इन सभी में आप कुछ पूछना चाहते हो। अब ये आपका नॉर्मल सेंटेंस था, सपोज एक सेंटेंस था suchst du das Kind, suchst du das Kind, ये तो सीधा पूछ रहे हैं हम, are you searching the baby? suchst du das Kind, ये जात्सफ्रागे है। इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछना हो तो ich möchte wissen, ob du das Kind suchst, ob लगाएंगे और वर्ब लास्ट में चली जाएगी। ich möchte wissen, ob du das Kind
जूक्स्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, इनडायरेक्ट फ्रागे में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। Ob du das Kind sucht, hat die Prüfung bestanden? क्या वो पास हो गया? ये तो सीधा पूछा आपने, ये जांच फ्रागे ही है, hat die Prüfung bestanden। लेकिन आपको, क्या तुम जानते हो कि वो एग्जाम में पास हुआ कि नहीं हुआ? ये इनडायरेक्ट है और ये हमेशा ओब से बनेगा। Kannst du mir sagen, ob नीचे क्या बोलो? die Prüfung bestanden hat? बात बोलो। कौन जी वही है? मेरे से हो रही है बात या किसी और से हो रही है? जी की सारी बातें सुनेंगे, मैं रिमूव करता हूँ। पुराना वाला कितना बोला हुआ? ये घरभीत की बातें भी यहाँ करेगा क्या? म्यूट करके रखो। क्यों, आपको होश तो है नहीं, आप पता नहीं क्या बातें कर लोगे, हमको और अनकंफर्टेबल फील कराओगे। ओके, wer weiß, who knows? ओके, hat über uns gesprochen? क्या उसने हमारे बारे में बातें की है? ये तो है डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन जांच फ्राग है। मैं कह रहा हूं क्या उसने हमारे बारे में बात की है, लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूं कि उसने लोकल लैंग्वेज पता नहीं क्या बोला। क्या उसने हमारे बारे में बात की है? इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे तो हम बोलेंगे weißt du ob über uns gesprochen hat? Hast du das Essen gegessen? उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला ये था कि तूने खा लिया, खाना खा लिया क्या, और खाएगा क्या, तूने खाना खा लिया क्या? ये तो था जांच फ्राग है। लेकिन ओब से हम लोग जांच फ्रागे में आप श्योर थोड़ी होते हो, श्योर नहीं होते ना जांच फ्रागे में। जैसे उसने बोला जूक्स टू द किंड, क्या तुम बच्चे को ढूंढ रहे हो? बंदा पूछ रहा है का मतलब बंदा श्योर नहीं है। हो सकता है सामने सवाल जवाब आए कि हाँ मैं बच्चे को ढूंढ रहा हूं, या वो कहे ना ना मैं बच्चे को नहीं ढूंढ रहा, ये भी तो बोल सकता है। मतलब जब श्योर नहीं होता आदमी तब जांच फ्रागे बोलता है। और ओब का काम भी वही है, 50-50 श्योरिटी नहीं है इसमें, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन का काम करता है। Weißt du ob das Essen gegessen hat? Wer weiß, कौन जाने कि उसने खाना खाया भी है कि नहीं खाया। मतलब बंदा जानता नहीं है और पता करना चाहता है। Wer weiß ob das Essen gegessen hat? Ich weiß nicht, I don't know, मुझे तो नहीं पता। मान लो कोई बंदा बोले उसने तुमको भी इनवाइट किया है क्या? मुझे तो इनवाइट नहीं किया यार, तुमको इनवाइट किया है क्या राजू ने? ये तो सीधा पूछ रहा हूं। hat Raju dich eingeladen? hat Raju dich eingeladen? Ich weiß nicht ob Raju dich eingeladen hat? मुझे नहीं पता कि राजू ने तुमको इनवाइट किया है कि नहीं किया। तो ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं और मैं श्योर नहीं हूं। श्योरिटी नहीं होती तो जांच फ्रागे आता है, और इसका इनडायरेक्ट फ्रागे हमेशा ओब से बनेगा। ओवर। नेक्स्ट, वे फ्रागे का इनडायरेक्ट फ्रागे। दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। वे फ्रागे मतलब कोई भी डब्ल्यू वर्ड वाला क्वेश्चन, उसके भी जैसे मान लो सेंटेंस क्या होंगे, सेंटेंस तो ये होंगे वारूम लर्न्स टू डॉइच, वे फ्रागे है। जर्मन क्यों सीख रहे हो? वारूम
वारूम में भी आर आ रहा है। वारूम काउफ्ट डू जो फील, इतनी शॉपिंग करता क्यों है भाई? वारूम मुसमान गेल्ड फर्डिनन, पैसा क्यों कमाना पड़ता है? वारूम मुसमान गेल्ड फर्डिनन, वस मार्क्स टू गिराड है। अरे तू कर क्या रहा है अभी? वस मार्क्स टू गिराड है। These are all W questions, W word वाले क्वेश्चन। डायरेक्ट ही है, लेकिन हमको इनडायरेक्ट में अगर बनाना हो W वर्ड को, तो पहले तो वो सेंटेंस तो फिक्स है जो अभी देखे थे ना हमने, इश म्योस्टे विशन, कांस टू मियर जागन, इश habe keine Ahnung, इश म्योस्टे विशन, अभी आए थे ना, इश habe keine Ahnung, और लिख सकते हैं यहाँ पे इश habe, इसका मतलब यही है, आई हैव नो आइडिया वेदर ही इज कमिंग और नॉट। तो ये कि ये सेंटेंस होंगे यहां तो, ich habe keine Ahnung, weißt du, wer weiß, ich möchte wissen, ich weiß nicht। ये तो इधर तो वो के वही रहेंगे, लेकिन जो जितने भी W वर्ड है दे विल चेंज इनटू कनेक्टर्स। ये सारे के सारे कनेक्टर का रूप ले लेते हैं और वर्ब लास्ट में चली जाती है, दैट्स इट। जैसे कोई बोले वारूम लर्न्स टू बी डॉइच, ये तो सीधा पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली बंदा पूछता है आई वांट टू नो कि तुम जर्मन सीख क्यों रहे हो, ये इनडायरेक्ट है। अब कोई बोले इनडायरेक्ट की जरूरत क्या है, पता नहीं क्या है। कभी कभी तो शायद इनडायरेक्ट इसलिए पूछते हैं हम लोग क्योंकि हम अननेसेसरी एफर्ट से बचना चाहते हैं। जैसे मान लो आप तो सुनने खड़े हो, मैंने कहा अरे तुम्हारा भाई आ गया क्या, इतनी देर में तो तुमने कहा हाँ हाँ, मेरे को कह रहे हो क्या, फिर से बताओ। ऐसे कभी कभी आदमी सुनना खड़ा रहता है, तो मैं भी शायद वहां काम आता होगा ये, क्योंकि आप जैसे ही बोलते हो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इतने में अलर्ट हो जाता आदमी, हाँ पूछो, अलर्ट कर देते हैं आदमी को कुछ न कुछ कह के, अरे सुनो, और फिर बोल देते हैं काम की बात, क्योंकि नहीं तो कुल मिला के वो कहेगा हाँ, इतना ही कहेगा और फिर से सुनाओ उसको, मे भी ये कारण हो, पता नहीं। तो ich habe keine Ahnung, warum du Deutsch lernst, कोमा लगाया और ये पहले लेके आए, और इनडायरेक्ट फ्राग में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, वी विल रिमूव क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट क्वेश्चन चाहे जात फ्रागे का हो चाहे वे फ्रागे का हो, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हम। सर इसमें ओब का ओब यूज नहीं होगा? ओब इसमें नहीं होगा क्योंकि ओब तो उसमें होता है, ओब इसमें नहीं होगा क्योंकि ओब वाला तो चैप्टर खत्म हो गया। ओब जो होगा वो तो जात फ्रागे में होगा, जात फ्रागे को ओब से बनाते हैं और वे फ्रागे को वे वर्ड से बनाते हैं, W वर्ड से बनाते हैं। ओब भी कनेक्टर का काम करेगा और ये जितने भी W वर्ड हैं सब कनेक्टर का काम करेंगे, सारे कनेक्टर का काम करेंगे। मतलब जितने W वर्ड हैं उतने कनेक्टर और आगे आपको, हाँ आगे आपको। वेर इस्ट एयर, वो कौन है? Ich möchte wissen, wer ist. Wie viel Geld hat das Handy gekostet? अरे ये मोबाइल कितने का आया? Ich weiß nicht, wie viel Geld das Handy gekostet hat. Wo ist dein Vater? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? Ich möchte wissen, wo dein Vater ist.
Hast du verstanden? ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? Hast du verstanden? Jatzfrage. Jatzfrage है। जस्ट फ्रागे। क्योंकि मैंने जैसे ही तुमको देखा मैंने कहा यार इसको नहीं आई लगती है जर्मन समझ। अरे तेरे को भी समझ में आ गई क्या? एक तो सीधा पूछूं, एक मैं कहूं, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको जर्मन समझ में आई कि नहीं आई? Ich möchte wissen, ob du Deutsch verstanden hast oder nicht. अब ये जो order nicht है ये बोलते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। Ob du die Sprache verstanden hast. Ob du Deutsch gelernt hast. कल पार्टी में आ रहे हो क्या? Kommst du morgen in die Party? किस टाइप का क्वेश्चन है? Jatzfrage है। Jatzfrage. यस, क्योंकि मैंने सीधा वर्ब से स्टार्ट किया तो वैसे ही समझ जाओ आप। Kommst du morgen in die Party? Ich möchte sicherstellen, मतलब मैं पक्का जानना चाहता हूँ। Ich möchte wissen, इतना भी बोल सकता हूँ। Ich weiß nicht, ob du in die Party kommst. मुझे नहीं पता कि तुम आ भी रहे हो कि नहीं। ये आ भी रहे हो कि नहीं, ये की नहीं वाला अंडरस्टूड होता है ओब में, क्योंकि बातें 50-50 की है, लेकिन वो ओब निष्ठ, ओब में वो निष्ठ जोड़ते नहीं है, ऑर्डर निष्ठ, बट उसका मतलब वही होता है। Entschuldigung सर, या सर ये जो सेंटेंस है वारुम लेंस टू डोइच, सर अगर ये बनाए गए तो सर इसमें जो लेंस है वो लास्ट में जाएगा वर्ब। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो नॉर्मल indirect- बनाएंगे तो आज तक बनाते आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं सर, इनडायरेक्ट में। हाँ, उसमें तो वर्ब लास्ट में जाएगी, उसमें वर्ब जाएगी लास्ट। हेलो सर। या जस्ट फ्रागे में। सर अगर ये ऑर्डर लिस्ट हम ऐड कर दें तो वाकई में लास्ट में तो रॉन्ग होगा एज क्वेश्चन। हेलो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हेलो, यस, सर वकीला, आवाज आ रही है? जी जी सर, मुझे फीस का पूछना था। वो मतलब जो आपने अकाउंट नंबर भेजा है ना, इसमें नहीं हो रही, तो अगर फिर से बोलो। जेफ के शाइजी पे साइज हो वो अकाउंट नंबर भेज दे प्लीज। आवाज साफ नहीं आ रही। मैंने कहा बादल सर जो गरज- आपने अकाउंट नंबर भेजा है ना। हाँ हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ। अकाउंट नंबर भेजा है फीस के लिए। हेलो, यस यस, हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसलिए भेजा होगा कि आपने कराई नहीं होगी अभी। ओके, बाद में बात कर लीजिएगा, शायद कनेक्शन में इश्यू है। ठीक है, तो मैं श्योर नहीं हूं कि इन्होंने कराई है कि नहीं अभी। ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जस्ट फ्रागे। सर 50-50 है ना सर? जस्ट फ्रागे। Jatzfrage है। give you Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob sie das Gebühr bezahlt hat oder nicht. अब ये जो order nicht है ना,